एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 10 का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 the Aditya Birla Finance Limited has partnered with which small finance bank to launch co-branded credit cards? तो इसमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ और लॉन्च किया है आपके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? जो 4 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये बैंक आपका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो हैं दे आर पावर्ड बाय द वीजा एंड रुपे। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, एबीसी फ्लेक्स, एबीसी नेक्स्ट, एबीसी प्रो एंड एबीसी बेस। ये 4 जो है कार्ड्स रिलीज किए गए हैं। ठीक है, अब आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो करंट एमडी एंड सीईओ है राकेश सिंह। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1991 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। वेयरएज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो संजय अग्रवाल एमडी एंड सीईओ है करेंटली। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका जयपुर राजस्थान में एंड इट्स टैगलाइन इज बदलाव हमसे है। 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ गृह रक्षक होम लोन स्कीम डेडिकेटेड फॉर अ इंडियन आर्म फोर्सेस। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने गृह रक्षक होम लोन स्कीम को लॉन्च किया है? और ये जो स्कीम है ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगी सर्विंग या रिटायर्ड पर्सनल जो होंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के, चाहे इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या आपके इंडियन एयरफोर्स हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे इस स्कीम का फायदा ले सकता है। फाइन, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट वॉज लॉन्च बाय द LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। क्लियर है? गृह रक्षक स्कीम की बात करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है कि जो CIBIL स्कोर है ये आपका 750 होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए। लोन यहाँ पे आप ले सकते हो अप टू 2 करोड़ एंड इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा 8.4% का। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज, एमडी एंड सीईओ कौन है आपके LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के? टी अधिकारी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली इन अगस्त अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस आफ्टर रेजिंग ₹600 करोड़ फंडिंग फ्रॉम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF से? इन्होंने फंडिंग ली है, कितनी फंडिंग? ₹600 करोड़ की। और इसके बाद इनमें से कौन सी कंपनी है जो 5th यूनिकॉर्न बनी है 2024 की? तो इट इज आर्थर एनर्जी। कौन सी कंपनी है? इट इज आर्थर एनर्जी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है एंड इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी बाय तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में एंड जैसे कि मैंने बताया ये 5th कंपनी है, 5th स्टार्टअप है जो 2024 में जिसने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया है। एंड इसके अलावा बाकी अगर आपकी कंपनीज हैं स्टार्टअप कंपनीज 2024 की, परफ्यूस, कृत्यम, पोर्टर एंड रैपिडो। ओके, next is, which bank has secured rupees 5,000 crore loan deal with the SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसकी डील हुई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ? कितना लोन की? ₹5,000 करोड़ लोन की एंड 5 साल के लिए ये डील साइन की गई है। और इस बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे 7.49% का इंटरेस्ट रेट से लोन प्रोवाइड कर रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। क्लियर है? नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ कौन है? देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वडोदरा गुजरात में और 1908 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इन अगस्त हैज अप्रूव्ड एन एडिशनल 251 मेगावाट ऑफ पावर एक्सपोर्ट फ्रॉम विच कंट्री? तो इंडिया जो है पावर एक्सपोर्ट कर रहा है नेपाल से ऑलरेडी। इसके बारे में जो है हमने पहले भी क्वेश्चंस करे हुए हैं। अभी यहाँ पे 12 हाइड्रो प्रोजेक्ट से 251 मेगावाट का जो पावर है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेपाल से। अब टोटल जो है 941 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम दी 28 प्रोजेक्ट्स। क्लियर है? अब जो ये डील थी, बेसिकली ये डील है या जो आप बोल सकते हो ये डिसीजन है, ये लिया गया है नेपाल के द्वारा जब नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आरजू राणा देववा जो इंडिया में आए थे, इंडिया में इनका विजिट था और इनका डिस्कशन हुआ था हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी उनके साथ। और तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब 120 हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो 251 मेगावाट का पावर है वो इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसका अप्रूवल इन्होंने यहाँ पे दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च इट्स ITFS इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है M1 Next एंड गिफ्ट सिटी टू प्रोवाइड इंडियन MSME विद एक्सेस टू ग्लोबल फैक्टरिंग सर्विसेज। तो रिसेंटली जो आपका मेयंट IFSC प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी ने लॉन्च किया है अपना ITFS इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है, M1 Next, ठीक है, ये लॉन्च किया है ताकि जो इंडियन MSME है इनको जो है फॉरेन बैंक से फाइनेंसिंग मिल सके या दी जा सके, ठीक है, मतलब कि जो हमारे इंडिया के MSMEs हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जा सके फॉरेन बैंक से एट अ लोअर कॉस्ट। ये क्लियर है। अब यहाँ पे इंडसइंड बैंक लिमिटेड जो है ये पहला आपका ऐसा बैंक बना है जिसने पार्टिसिपेट किया है इन अ एक्सपोर्टिंग फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन दी M1 Next ITFS प्लेटफॉर्म। ये ऐसा फर्स्ट बैंक बना है, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट करना है जो ये प्लेटफॉर्म है ये ऑलरेडी अपनी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है इनके पार्टनर्स को, जैसे SBI गिफ्ट सिटी, IBU, SBI फ्रैंकफर्ट, येस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड ड्रिप कैपिटल को, ठीक है। नाउ मेन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की अगर बात करें तो करंट CEO इसके हैं सौरभ वाधवा, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन एक्टर वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ आर्ट इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनैलिटी हैं, कौन से ऐसे आपके एक्टर हैं जिनको इस टाइटल से जो है नवाजा गया है, एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज रामचरण, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो है लिस्ट मैंने आपके लिए ऐड कर दी है, जैसे एक्सीलेंस इन सिनेमा दिया गया है AR रहमान जी को, इक्वालिटी इन सिनेमा धुनकी मूवी को, ठीक है। देन डाइवर्सिटी चैंपियन रसिका दुग्गल, डिसरप्टर इन सिनेमा आदर्श गौरव, ब्रेकआउट फिल्म ऑफ द ईयर अमर सिंह चमकीला, ठीक है। शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन द वेचिमीटे सैंडविच एंड स्पेशल मेंशन टू एको, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ट्रॉले टाइम्स, बेस्ट फिल्म फॉर सब कॉन्टिनेंट द रेड सूटकेस फ्रॉम नेपाल सीरीज, बेस्ट सीरीज आपकी थी कोहरा। देन बेस्ट एक्टर इन सीरीज अर्जुन माथुर फ्रॉम मेड इन हेवन सीजन 2। ऐसे ही बेस्ट फिल्म्स क्रिटिक्स चॉइस में आपका लापता लेडीज था, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखेगा, अच्छी मूवी है। देन बेस्ट डायरेक्टर आपके हैं क्रिटिक्स चॉइस में डोमिनिक संगमा फॉर रैम डॉगी रैप्चर, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर क्रिटिक्स में विक्रांत मैसी फॉर द 12th फेल। तो ऐसे ही सारे यहाँ पे अवार्ड्स आप देख सकते हो, सारे विनर्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इवन बेस्ट फिल्म का जो आपका टाइटल है ये दिया गया है 12th फेल को, फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ अ 60% शेयर होल्डिंग इन ईच ऑफ इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड इन्वेस्को ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड बाय डैश। तो यहाँ पे CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन कितने परसेंट का, 60% शेयर होल्डिंग का इन ईच ऑफ इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्को ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड बाय विच कंपनी, इट इज योर इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसी के साथ साथ CCI ने यहाँ पे अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग इन अ श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बाय द मैंगो क्रेस्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है। Now next question है, the Semcrop Industries is to invest rupees 36,238 crore for India's first green ammonia plant in dash। तो इंडिया का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट कौन से स्टेट में आपका रहेगा, इट इज इन दी तमिलनाडु, तुतुकुड़ी तमिलनाडु, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये इसी के साथ तमिलनाडु जो है पहला स्टेट बन जाता है इंडिया का जहां पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाएगा ऑफ अ लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ये जो फैसिलिटी होगी ये आपकी लगभग 160 एकड़ में बनी होगी एंड इट विल इनिशियली प्रोड्यूस 2 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया पर एनम, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है। Next is, which insurance company has recently in August entered into a bank assurance partnership with HSBC India to expand its insurance product reach? तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक अश्योरेंस टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है HSBC इंडिया के साथ, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी है बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के MD and CEO कौन है, इनका नाम है तपन सिंघल, ठीक है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज TRAI's
Annual report for financial year 2024, telecom sector in India grew from 84.51% in March 2023 to -% in March 2024. तो यहाँ पे जो TRAI की एनुअल रिपोर्ट थी फाइनेंशियल ईयर 2024 की, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है ये 84.51% से, जो मार्च 2023 का डेटा है, ये आपका इंक्रीज हुआ है 85.69% इन दी मार्च 2024. क्लियर है वो आपको? इसके अलावा अदर कैटेगरीज की बात करें, जैसे इंटरनेट सब्सक्राइबर जो हैं ये आपके 94.4 करोड़ हुए हैं मार्च 2024 में. ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर ये 84.6 करोड़ से 92.4 करोड़ हुए हैं. वायरलेस डेटा कंजप्शन 91.3 करोड़ हुआ है. ठीक है. टेली डेंसिटी आपका 119.9 करोड़ हुआ है 117.2 करोड़ से. देन मिनट्स ऑफ यूसेज सब्सक्राइबर पर मंथ ये आपका 963 हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 में. और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात की जाए तो इसमें जो है 2,70,504 करोड़ जो है ये आपका अमाउंट ये हुआ है. ठीक है. एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू आपका हुआ है, पहले कितना था? 2,49,908 करोड़ का था. ठीक है. नेक्स्ट इज एज पर द डेटा रिलीज बाय द RBI, द आउटवर्ड रेमिटेंस decreased by -to $6.9 billion in a Q1 of financial year 2025 under the LRS scheme. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे रेमिटेंस क्या होता है. रेमिटेंस क्या है? आपका अकाउंट से जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, इसको हम रेमिटेंस बोलते हैं. ठीक है. आउटवर्ड ये कब हो जाता है? जब आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका भाई है, आपके भाई को फॉरेन में जो है पढ़ाई करनी है, वो US जा रहा है पढ़ने के लिए. ठीक है. अब वो US गया, अब उसकी जो फीस है कॉलेज की, वो आपके पिताजी यहाँ से भेजते हैं. ठीक है. इंडिया से भेजते हैं. तो पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है. अब जो ये पैसा फीस का जो है वो बाहर जा रहा है, ये किसके अंडर आएगा? ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर आएगा, दैट इज LRS स्कीम के अंडर आता है. ठीक है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. रेमिटेंस क्या हुआ? जो पैसा आ रहा है या जा रहा है आपके अकाउंट से. आउटवर्ड क्या हुआ? जब पैसा जा रहा है. ठीक है. ये क्लियर हुआ. आपने जो है अपने भाई को ट्रांसफर किए पैसे, आपने अपने अकाउंट से किसी और को पैसे ट्रांसफर किए, पेमेंट की, तो ये सब आपका रेमिटेंस हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? जो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा था अंडर दी LRS स्कीम, ये कम हुआ है एज पर दी RBI डेटा. और ये कितना कम हुआ है? 24% ये कम हुआ है. ठीक है. विच इज $6.9 billion इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025. ये क्लियर हुआ. ठीक है. ये RBI ने डेटा दिया है. अब इसका रीजन क्या है? ये कम क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले साल 2023 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जिसकी वजह से बोला जा रहा है जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर पैसा जो आपका जा रहा था बाहर देश में, वो अब कम हो गया है. ठीक है. क्योंकि टैक्स लगना शुरू हो गया है. अब यहाँ पे ये नोट करना है, जो TCS है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो है, ये आपका दो चीजों पे नहीं लगता है. एक तो हो गया एजुकेशन. ठीक है. दूसरा हो गया अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो. ठीक है. तो इन दोनों चीज में ये TCS नहीं लगता है. बाकी अगर आप घूमने जाओगे तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. मैंने एग्जाम्पल आपके लिए दिया है. फाइन. अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जैसे मैंने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन का भी जो खर्चा है या जो आपका रेमिटेंस है, वो भी इस बार कम देखने को मिला है. ठीक है. जो स्पेंडिंग होती थी इंडियंस की ओवरसीज एजुकेशन पे, ये आपकी कम हुई है 14% से टू 596.08 मिलियन हुई है. पिछले साल ये आपकी 694.41 मिलियन थी. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द RBI डेटा, ओवरसीज इंडियन डिपॉजिट $1 billion into a NRI deposit scheme in Q1 of financial year 2025 with an increase of 79%. तो अभी जो इंडिया से बाहर पैसा जा रहा था वो हमारा कम हुआ है, बट बाहर से जो इंडिया में आ रहा है ये हमारा 79% इंक्रीज हुआ है. ठीक है. ये आपको नोट करना है. इससे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं NRI डिपॉजिट्स के बारे में. ठीक है. देखो, NRI क्या होता है? ऐसा पर्सन जो इंडिया का पर्सन है, इंडिया का नागरिक है, पर वो बाहर देश में रह रहा है. अब ये NRI कब बनता है? कोई भी पर्सन NRI थोड़ी बन जाता है ना. NRI कौन बन रहा है? जो कंटिन्यूसली 120 दिन बाहर रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है. अब 120 दिन वो बाहर रहा, तब उसको जो अपना अकाउंट है वो या तो NRI डिपॉजिट में उसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपने अकाउंट को, या नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन करने के लिए.
ठीक है, बाहर से अगर वो इंडिया में पैसे भेज रहा है तो उसको नया अकाउंट जो है अपना बनाना पड़ेगा, या एनआरआई डिपॉजिट अकाउंट उसे करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहीं पे ये चीज आ जाती है आपके एनआरआई डिपॉजिट स्कीम के अंडर। ठीक है, यही चीज बोला गया है कि जो ओवरसीज इंडियन है, जो एनआरआई है, उनका जो डिपॉजिट है ये आपका 3.95 बिलियन हुआ है, बिलियन यूएस डॉलर हुआ है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 79% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर हम जून तक की बात करें तो ये टोटल अमाउंट है 155.71 बिलियन यूएस डॉलर का। लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए, ये देखो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 का है, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 का। अगर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो ये अमाउंट आपका 2.21 मिलियन यूएस डॉलर था। ठीक है, नाउ एनआरआई डिपॉजिट्स की बात हो रही है तो ये 3 टाइप के होते हैं, वो भी देख लेते हैं। कौन कौन सा टाइप है? एनआरई सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे जो पैसा है वो आपका इंडियन करेंसी में मेंटेन किया जाता है, और जो फॉरेन करेंसी आती है उसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे अमाउंट है, द इंटरेस्टेड इनकम अर्न्ड ऑन द अमाउंट इज एन एनआरई अकाउंट इज नॉन टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ये आपकी नॉन टैक्सेबल होती है। ठीक है, और Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसमें टोटल कितना डिपॉजिट देखा गया है? 1.53 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट आ जाता है एनआरओ सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये भी इसी टाइप का होता है, बट यहाँ पे जो अकाउंट है आपका एनआरओ अकाउंट, ये लायबल होता है टीडीएस के लिए, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स के लिए ये लायबल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका टीडीएस कट सकता है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम अमाउंट की बात करें डिपॉजिट की Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 की, तो ये 743 मिलियन यूएस डॉलर देखा गया था। अब लास्ट आपका टाइप आता है FCNR अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, जिसमें जो आपका अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी में ही मेंटेन किया जाता है, और ये आपका इंडिया में नॉन टैक्सेबल होता है। ठीक है, डिपॉजिट की बात करें तो ये आपका 1.68 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे डिपॉजिट देखने को मिला था Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज रिसेंटली इन अगस्त रिलीज्ड अ फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल मार्केट। तो रिसेंटली एसआरओ के लिए यहाँ पे फ्रेमवर्क रिलीज किया गया था। अब एसआरओ है क्या? ऐसा समझो एक फैमिली है जिसमें एक फादर है, ठीक है, एक मदर है, इनके 3 बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने पिताजी से कुछ बोलें, आपकी फैमिली में भी होता होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी मम्मी को बोलते हैं कि जी हमारे स्कूल में पिकनिक है, हमें जो है 500 रुपीज चाहिए। अब ये चीज जो मम्मी है वो अपने तरीके से पिताजी को समझाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मम्मी है आपकी, जो मदर है आपकी, वो काम कर रही है एसआरओ का। ये अपनी चीज जो है मम्मी को बता रहे हैं बच्चे, और मम्मी जो है पास ऑन कर रही है पिताजी को। अब पिताजी जो है बनाए हुए गुस्से में है, उन्होंने भी मम्मी को बोल दिया कि भाई मैं नहीं दूंगा ये चीज, मतलब मैं नहीं कोई पिकनिक विकनिक नहीं जाना है। ठीक है, ये सब आप कन्वे कर दो बच्चों को। अब ये चीज कन्वे कौन कर रहा है बच्चे को? फिर मदर जो है इसे इन बच्चों को कन्वे कर रही है। तो एक इंटरमीडियरी है यहाँ पे, कौन काम कर रहा है? मदर काम कर रही है, जिसे हम एसआरओ बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी जैसे जीपे हो गई कंपनी, या पेटीएम हो गई। ठीक है, ये एक कंपनी को यहाँ पे एसआरओ बना देते हैं। ठीक है, इन्होंने एक एसआरओ बना दी किसी कंपनी को, जो आपकी आरबीआई से बातचीत करेगी इनके बिहाफ पे, जीपे, पेटीएम या जो भी अदर कंपनीज आपकी हैं। ठीक है, और आरबीआई जो अपने जो भी चीज बताएगा, कोई नए रूल्स निकाल रहा है वो एसआरओ को बताएगा, एसआरओ फिर इन कंपनीज को बताएंगी। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा एसआरओ का कॉन्सेप्ट। एसआरओ एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है बिटवीन योर कंपनीज एंड द आरबीआई। ठीक है, ये इनकी बात आरबीआई को बता रहा है, और आरबीआई की जो बात है वो इनको बता रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब ये एसआरओ की बात हो रही है यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट की। जो न्यू फ्रेमवर्क लाया है आरबीआई ने, उसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेंट है एसआरओ का, ठीक है, इसका जो एप्लीकेंट होगा उसके पास मिनिमम नेटवर्थ आपकी होनी चाहिए 10 करोड़ की। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ की। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्या यहाँ पे जो है आपके क्राइटेरिया है कि जो एसआरओ है फॉर फाइनेंशियल मार्केट, ये आपकी जो है इट इज नीड टू बी सेट अप एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये आपके नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होनी चाहिए। मिनिमम नेटवर्थ जो है वो आपका 10 करोड़ का होना चाहिए, एंड इट शुड हैव अ लायबिलिटी टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इनेबल्स इट टू डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एसआरओ ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई भी एंटिटी को अलाउड नहीं किया गया है टू होल्ड 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू गाइडलाइंस फॉर बोरोइंग बाय कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। What is the maximum borrowing limit for category 1 and category 2 alternative investment fund as per the new SEBI guidelines? तो देखो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, बेसिकली आप ऐसा समझो, एक म्यूचुअल फंड आपने सुना है, म्यूचुअल फंड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है लिमिटेड कंपनीज में ही अपना पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा रिस्की जो होगा कंपनीज में वो आप पैसा नहीं लगा सकते जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा। बट इसका दूसरा चीज़ निकाला गया है यहाँ पे, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब म्यूचुअल फंड से अल्टरनेटिव है ये, उसका अल्टरनेटिव है कि इसमें जो है एक तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मतलब लिमिटेड लोग और जो हाई नेट वर्थ वाले लोग होते हैं वो ही इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है रिस्ट्रिक्शन थोड़ी कम होती है म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इस वजह से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा हाई रिस्की भी माना जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि जो नई गाइडलाइंस निकाली गई है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, उसमें मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट दोनों के लिए क्या रखी गई है। ठीक है, नई सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो ये रखी गई है 10% ऑफ देयर इन्वेस्टेबल फंड्स। ठीक है, ये आपकी गाइडलाइन निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो लार्ज वैल्यू फंड्स फॉर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर थे, इसका टेन्योर जो है वो भी इसमें एक्सटेंड किया गया है, इसकी बात भी की गई है। ठीक है, तो इन दोनों को ही अभी देखते हैं। तो पहली जो गाइडलाइंस निकाली गई थी आपकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की, वो देखेंगे। एक तो हमने डिस्कस किया कि जो यहाँ पे मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट है वो आपकी कितनी की गई है, 10% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे अलाउ किया गया है टेम्पररी फंडिंग, मतलब बोरोइंग यहाँ पे अलाउड की गई है टेम्पररी फंडिंग के लिए एंड जो आपके डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके लिए। बट यहाँ पे टाइम जो रखा गया है मैक्सिमम वो 30 डेज का रखा गया है। ठीक है, और इस टाइप की जो बोरोइंग है वो साल में 4 बार की जा सकती है, ये मेंशन किया गया है। इसके अलावा एलवीएफ टेन्योर एक्सटेंशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, जो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर की, ये आपकी अप टू 5 ईयर्स की गई है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ अ 2/3 ऑफ इट्स यूनिट होल्डर बाय द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, साथ में ही नोट करना है जो एलवीएफ है दे मस्ट अलाइन विद द 5 ईयर लिमिट बाय द 18 नवंबर 2024। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च अ नियो फॉर मर्चेंट ऐप इन पार्टनरशिप विद वीजा एंड मिंत्योक। तो देखो इनमें से कौन सा बैंक है, प्राइवेट बैंक, जिसने लॉन्च किया है नियो फॉर मर्चेंट ऐप को, किसके साथ मिलके, वीजा और मिंत्योक के साथ मिलके। मिंत्योक क्या है, ये आपकी सास प्लेटफॉर्म है बैंक के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने नियो फॉर मर्चेंट ऐप को लॉन्च किया है वीजा और मिंत्योक के साथ मिलके। ठीक है, इस ऐप के थ्रू जो मर्चेंट है ये पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, अपने ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट है उसको देख सकता है। ठीक है, साथ में इट कैन ऑल्सो रेज सर्विस रिक्वेस्ट विदाउट रिलेइंग ऑन द रिलेशनशिप मैनेजर। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, और 1993 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी हैज पार्टनर्ड विद ऑटो कैपिटल एंड वोल्ट मनी टू ऑफर सिक्योर लोन्स टू देयर मर्चेंट। तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने ऑटो कैपिटल और वोल्ट मनी के साथ जो है पार्टनरशिप की है ताकि ये यहाँ पे लोन्स ऑफर कर सकें, सिक्योर लोन्स अपने मर्चेंट्स को। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है, इट इज भारत पे। भारत पे कंपनी द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप के थ्रू जो ऑटो कैपिटल है ये यहाँ पे मतलब जो मर्चेंट है भारत पे के, ये ऑटो कैपिटल से लोन ले सकते हैं अप टू 2.5 लाख का। ठीक है, और ये लोन आपका 2 व्हीलर लोन होगा। साथ में कंडीशन क्या लगाई है कि जो ऑटो कैपिटल है इससे जो आप नेक्स्ट 2 व्हीलर परचेज करेंगे उस पर आपको ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, ये कंडीशन है। साथ में ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जो लोन है वो रीपेमेंट कर सकते हो बिटवीन दी 12 to 48 मंथ्स। ये कंडीशन यहाँ पे ऑटो कैपिटल की है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वोल्ट मनी। वोल्ट मनी ने क्या बोला है कि ये यहाँ पे लोन आपको प्रोवाइड करेगा अप टू ₹1 करोड़ अगेंस्ट दी म्यूचुअल फंड। तो ये याद रखना है, एक म्यूचुअल फंड पे जो है लोन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है कि जो आप 2 व्हीलर परचेज करोगे ऑटो कैपिटल से उसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। अब भारत पे की बात करें तो करंट सीईओ इसके हैं नलिन नेगी, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में और इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली इन ऑगस्ट साइन एन MOU विद श्रीलंका's LTL होल्डिंग्स लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू LTL's डुअल फ्यूल्ड पावर प्लांट्स इन कोलंबो। ठीक है, तो LTL जो है ये श्रीलंका की कंपनी है। इस कंपनी ने इंडिया की कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन किया है फॉर द सप्लाई ऑफ LNG? इट इज पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? पेट्रोनेट LNG लिमिटेड। इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो सिग्नेटरीज आपके थे जिन्होंने MOU साइन किया है, इनका नाम है अक्षय कुमार सिंह जो CEO हैं आपके पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के, एंड नुहुमन मरिकर जो CEO हैं आपके L&T होल्डिंग्स के, जो श्रीलंका की कंपनी है। क्लियर है? नेक्स्ट इज, name the personality who has been rated A+ for the second consecutive year in a Central Banker Report Card 2024 by USA's Global Finance मैगजीन। ठीक है, जो USA के ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, इन्होंने यहाँ पे सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 का रिलीज किया है, जिसमें इंडिया के जो गवर्नर है RBI के, ठीक है, शक्तिकांता दास जी, इनको A+ रेटिंग यहाँ पे दी गई है सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इनके साथ साथ जो क्रिस्टीन केटल थॉमसन है, ठीक है, रॉयल गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ डेनमार्क, एंड थॉमस जॉर्डन जो है, जो चेयरपर्सन है आपके स्विस नेशनल बैंक के, इन दोनों को भी A+ रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के अंडर। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे जो है आपके A+ से F तक का स्केल होता है इस रेटिंग का, जिसमें A+ जो है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होती है, वेरस F जो है ये डोनेट करता है आपका फेलियर को। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो रेटिंग दी जा रही है ये 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड होती है आपकी। कौन कौन से क्राइटेरिया है? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, नेक्स्ट है मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट, थर्ड आपका जाता है प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। तो ये 4 क्राइटेरिया पे बेस्ड आपको यहाँ पे जो है रेटिंग दी जाती है। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन बात करेंगे आपके ग्लोबल फाइनेंस की। इसके फाउंडर हैं जोसेफ डी गैरापुटो। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिचार्ड स्कॉल्स। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क USA में, और इसे 1987 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है? राजेश नाम्बियर इनका नाम है, और ये सक्सीड किसे करेंगे? देवजानी घोष को, जो करेंटली एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रही हैं। ठीक है, इनका रिटायरमेंट आपका नवंबर में होगा, ये क्लियर है। अब यहाँ पे नोट करना है, इन मंथ ऑफ सितंबर इन्होंने जो है अपना बेसिकली जो पोजीशन पे ये थे आपके CMD थे कॉग्निजेंट इंडिया के, इन्होंने वो पोजीशन भी छोड़ दी है इन मंथ ऑफ सितंबर। ये क्लियर है ना? नेस्कॉम की बात करेंगे तो नेस्कॉम का हेडक्वार्टर आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और इसे 1988 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट इज, who has been appointed as the interim chairman of Airports Authority of India as an additional charge। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको चेयरमैन बनाया गया है? इंटरिम चेयरमैन मतलब थोड़े दिनों के लिए चेयरमैन बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जब तक फाइनल या आपके जो है परमानेंट चेयरपर्सन नहीं बनाए जाते, चेयरमैन नहीं बनाए जाते, तब तक ये सर्व करेंगे एज अ चेयरमैन। ठीक है, इनका नाम क्या है? M सुरेश इनका नाम है, जिनको करंटली इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है संजीव कुमार को, जो अपॉइंट किए गए हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, यहाँ पे आप M सुरेश जी की पिक देख सकते हो। नाउ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, एंड 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following space company is set to launch a farm to the first human space flight mission to explore Earth from a polar orbit or a polar region। ठीक है, तो कौन सी आपका इसमें से स्पेस कंपनी है जो लॉन्च करने वाली है फार्म 2 को, जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा अर्थ को एक्सप्लोर करने के लिए, अर्थ के पोलर रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए? तो इट इज SpaceX। कौन इसे लॉन्च करेगा? इट विल बी डन बाय द SpaceX। इसमें आपके 4 क्रू मेंबर्स रहेंगे, और जो ये मिशन है आपका, ये 3 से 5 दिन का ये आपका जो है मिशन रहेगा, जिसमें जो आपका क्रू मेंबर है अर्थ के पोलर रीजन को ये एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब 4 एस्ट्रोनॉट की यहाँ पे बात करते हैं, कौन कौन से एस्ट्रोनॉट आपके रहेंगे इसमें मिशन में? चू वांग, ठीक है, जैनके मैकेल्सन, नेक्स्ट आपके आते हैं एरिक फिलिप्स, एंड देन नेक्स्ट है जर्मनी के रेबिया रोजे, जो मिशन स्पेशलिस्ट हैं इस मिशन के।
क्लियर है? नेक्स्ट है, which among the following institute in partnership with a Guhan Industries and Manufacturing Solution developed India's first abrasive water jet machine to cut combustible materials without generating heat? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा आईआईटी है जिसने गुहान इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के साथ मिलके डेवलप किया है इंडिया का पहला एब्रेसिव वाटर जेट मशीन? किस चीज के लिए? कट करने के लिए कंबस्टेबल मटेरियल्स को विदाउट जनरेटिंग दी हीट। तो ये आपका इंस्टीट्यूशन है, इट इज आईआईटी मद्रास। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है? आईआईटी मद्रास। इन दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया है मशीन को, और जो ये मशीन है इसे अनवील किया गया था बाय द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मद्रास, इनका नाम है वी कामाकोटी। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो जीआईएमएस है, गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, जो है उनको प्रोटोटाइप बनाने के लिए 20 लाख रुपए दिए गए थे फ्रॉम द इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, प्रोटोटाइप बनाने के लिए ये अमाउंट दिया गया था, एंड यहाँ पे 2.5 करोड़ दिए गए हैं इन्हें स्टार्टअप टीएन के लिए फॉर कमर्शलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पलेंदु चक्रवर्ती और रीओन्ड इंडियन filmmaker recently in August passed away. In which year he received the National Film Award for a Best Feature Film and Best Direction for चोक, जो बंगाली फिल्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो उत्पलेंदु चक्रवर्ती जी की, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है, और इनको जो है 1983 में नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर ए 1983। इसके अलावा बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड इन्हें दिया गया था 1985 में फॉर म्यूजिक ऑफ सत्यजीत रे। ठीक है, इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया था फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ एज अ डायरेक्टर। ठीक है, इट इज 1981 में ये इनको दिया गया था अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर नेशनल स्पेस डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन। तो जो आपका पहला नेशनल स्पेस डे है ये इंडिया में कब मनाया गया है? 23 अगस्त को। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब चंद्रयान मिशन जो हमारा था, चंद्रयान 3 मिशन, वो जब मून पे लैंड हुआ था, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, और इंडिया जो है इसी सक्सेसफुल मिशन के बाद इंडिया जो है 4th कंट्री बना था जो मून पे लैंड हुआ था, एंड पहली कंट्री बना था जो सदर्न पोलर रीजन पे लैंड हुआ था। ठीक है, ये क्लियर है। अब एक और चीज जो आपको नोट करनी है कि जो विक्रम लैंडर था, ठीक है, विक्रम लैंडर जहां पे लैंड हुआ था उसके लैंडिंग साइट को भी एक नाम दिया गया था। उसको क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति पॉइंट। ये क्लियर है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ, चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका नाम क्या था? ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे थीम भी डिस्कस कर लेते हैं नेशनल स्पेस डे की। इट इज टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है कि नेशनल स्पेस डे के जो ओकेजन था, यहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी दिए थे 2024 के। ठीक है, इसमें 4 कैटेगरीज आपके होते हैं। विज्ञान रत्न अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है, ये हाईएस्ट ऑनर है, एंड ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन एनी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा आ जाता है विज्ञान श्री अवार्ड, जो आपके बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशंस को इन अ फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, जो ये आपका अवार्ड है, ये अवार्ड युवा को एनकरेज करने के लिए बेसिकली दिया जाता है। इट ऑनर्स द यंग साइंटिस्ट हु हैव मेड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन अ फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, विज्ञान टीम अवार्ड, ये आपकी टीम को अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जिसमें साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स ये सारे होते हैं आपके। ठीक है, और इस साल विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया है चंद्रयान 3 की टीम को। ठीक है, नाउ अब डिस्कस करेंगे 4 कैटेगरीज में किन किन को ये अवार्ड दिया गया है। तो विज्ञान रत्न दिया गया है प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मभान जी को। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान श्री अवार्ड, ये आपके विज्ञान श्री अवार्ड 13 साइंटिस्ट को दिया गया है। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट इनकी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान युवा। विज्ञान युवा अवार्ड जो है इसमें टोटल 18 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। साथ में ही टीम चंद्रयान 3 को राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कौन कौन से साइंटिफिक फील्ड्स में अवार्ड दिए जाते हैं या कौन से फील्ड्स को ये कवर करता है, तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस,
अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एक्सेट्रा, इन सब में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट, डैश हैज emerged as the world's strongest food and dairy brand with a AAA+ rating। तो रिसेंटली जो ब्रांड फाइनेंस है, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है फूड एंड ड्रिंक 2024 की। इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड कौन है जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है। इट इज अमूल ब्रांड, ठीक है। इंडिया का अमूल ब्रांड जो है उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड कहा गया है, जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है, और ये 4th कंसेक्यूटिव ईयर अमूल ने रेटिंग पाई है, ठीक है। अब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की बात करें, अमूल को फुल फॉर्म होता है ये, तो लगातार चौथी बार ये हमें जो है रेटिंग मिली है, और इस साल हमने जो है, अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इस साल 11% का इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है, विच इज $3.3 बिलियन एंड इस वजह से जो ब्रांड स्ट्रेंथन इंडेक्स है अमूल का, ये भी आपका जो है क्या हुआ है, बड़ा है, 91 ये रहा है आउट ऑफ 100। क्लियर है। इसके अलावा पोजिशनिंग जो है, ये रैंकिंग जो है, ग्लोबल रैंकिंग, ये भी हमारी बड़ी है। लास्ट ईयर 2023 में 29 पोजीशन पे है अमूल, और अभी 2024 में 22nd पोजीशन पे अमूल रही है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड, ठीक है। टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका आता है स्विट्जरलैंड के नेस्ले का, फॉलोड बाय लेज, येली ऑफ चाइना, टाइसन ऑफ यूएसए एंड डेनोव ऑफ फ्रांस, ठीक है। अब इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं इस रिपोर्ट में जो मेंशन की गई थी, जैसे 2024 की सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स यहाँ पे मेंशन किया गया था। अगर हम बात करें फूड सेक्टर की तो इसे टॉप किया है नेस्ले ने, एंड इट इज फॉलोड बाय लेज, यूएसए का ब्रांड, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक सेक्टर, इसमें कोका कोला ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय पेप्सी। एंड कोका कोला की एक और इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि कोका कोला जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक बना है, जिसे AAA+ रेटिंग दी गई है, ठीक है। अब चाइना का जो ब्रांड है येली, ये मोस्ट वैल्यूएबल डेयरी ब्रांड बना है फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। वैल्यू ऑफ फिनलैंड जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डेयरी ब्रांड है, जिसमें ग्रोथ हमें देखने को मिली है 31% की, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपका ब्रांड है जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फूड एंड ड्रिंक 2024 को, इसकी बात करेंगे। इसके सीईओ हैं डेविड हैग, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है लंदन यूके में, और इसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली इन अगस्त लॉन्च अ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो बिल्डिंग कौन बनाता है? लेबर बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसे किसने रिलीज किया है इस पोर्टल को? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड इसे लॉन्च किया गया है हेल्प करने के लिए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को टू फाइनलाइज ड्राफ्ट रूल्स अंडर द 4 लेबर कोड्स एंड इम्प्रूव वेलफेयर स्कीम्स फॉर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following portals has been recently in August launched by the Ministry of Power to enhance power sector efficiency? तो इनमें से कौन सा पोर्टल है या पोर्टल्स हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। पहला पोर्टल है पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल प्रॉम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रिप्स, डिजास्टर रेसिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। एंड नेक्स्ट आता है ऑनलाइन पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, दैट इज जल विद्युत DPR। तो ये तीनों ही पोर्टल जो है लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑल A, B and C आर करेक्ट, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है एंड स्टेट मिनिस्टर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है, in August 2024, the India, Singapore and Japan signed historic agreement to export green ammonia. Green ammonia export करने के लिए इन तीनों कंट्री ने एक आपका अग्रीमेंट साइन किया है। अब इस एग्रीमेंट के तहत इनमें से कौन सी कंपनी है जो इंडिया को जापान को ट्रांसपोर्ट करेगी ग्रीन अमोनिया, ठीक है। बेसिकली इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ ग्रीन अमोनिया फ्रॉम इंडिया टू जापान, ठीक है। तो ये कंपनी आपकी है नाइक लाइन, ठीक है। कौन सी कंपनी है? नाइक लाइन। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब इस अग्रीमेंट की बात करेंगे तो इस अग्रीमेंट में
3 आपके कंट्रीज हैं, इंडिया, सिंगापुर, जापान। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगापुर और जापान की जो कंपनीज हैं उनका यहाँ पे मेन रोल है। जैसे जो सेम क्रॉप इंडस्ट्रीज है सिंगापुर की, ये बेसिकली लीड रहेगी या लीडिंग कंपनी रहेगी किस चीज के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रीन अमोनिया इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कंपनी आएगी जापान की क्यूशो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है, कॉर्पोरेशन जो है, ये बेसिकली इसका काम क्या रहेगा, ये इंटीग्रेट करेगी ग्रीन अमोनिया को इनटू देयर एनर्जी मिक्स। ठीक है, जो पार्शियली रिप्लेस करेगा कोल को एट देयर थर्मल पावर प्लांट्स। नेक्स्ट आपकी कंपनी जापान की सुजित्स कॉर्पोरेशन, ये बिजनेस इंटरमीडियरी का काम करेगी और नाइक लाइन जो है ये आपका हैंडल करेगी मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मलेशियन पीएम अनवर बिन इब्राहिम्स विजिट टू इंडिया इन अगस्त 2024। तो 2024 अगस्त 2024 में मलेशियन जो प्राइम मिनिस्टर थे अनवर बिन इब्राहिम, ये इंडिया में आए थे। ठीक है, और इंडिया में जब ये आए थे तो कुछ यहाँ पे जो MOUs हैं या बातचीत जो है वो यहाँ पे हुई थी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपका। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मलेशिया ने डिसाइड किया है ये ज्वाइन करेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, IBCA को, एज इट्स फाउंडिंग मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट है, द MOU साइन बिटवीन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी IFSCA विद लाबुआन फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ मलेशिया विद अ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है द स्पेशल एलोकेशन ऑफ 2 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस टू मलेशिया थ्रू द नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCEL के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, PM नरेंद्र मोदी announced that India plans to integrate UPI with Malaysia's national payment network PayNet। एंड लास्ट स्टेटमेंट है, ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपके सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू हिज विजिट टू इंडिया। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे बायलैटरल ट्रेड हुआ है 2 कंट्रीज के बीच में। ठीक है, मतलब इन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की थी, अनाउंस किया था कि दोनों कंट्री के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है ये आपका रिकॉर्ड हाई रहा है, कितना, $19.5 बिलियन का। इसके अलावा बोथ इंडिया एंड मलेशिया हैज डिसाइडेड किस चीज के लिए, टू एस्टैब्लिश Ayurveda chair by Institute for Training and Research in Ayurveda ITRA under the Ministry of Ayush at University Tunku Abdul Rahman in Malaysia। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बोथ इंडिया एंड मलेशिया हेल्ड डिस्कशन फॉर सेटिंग अप तिरुवल्लुर चेयर इन इंडियन स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी मलाया इन मलेशिया। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।